करें जी स्टार्ट। नेक्स्ट, कल हमने लास्ट में लिखा था, पिज़्ज़ा खाया था हमने कल, जूस भी पिया था, लेकिन लास्ट में लिखा हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमें लिखना है। फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट लिख लिया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सिर्फ रिकॉल यही करना है हमने। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस एक अलग ओनर है, अलग पर्सन है, और बिजनेस के ओनर जो है वो सेपरेट पर्सन है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन देखनी होती है? हमें ट्रांजेक्शन देखनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर का कोई लिंक नहीं है। चल रहा है जी, कैमरा चल रहा है, ओके। आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे। कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट हमने लिखने हैं, +1 वाले जो +2 में काम आएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट लिखो जी, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट। एक्रूवल बेसिस हमारी होती है, ये हमारी अकाउंट्स की सेकंड कसम है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा लेना देना इसी कसम से होता है, एक्रूवल बेसिस। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या चीज है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट, अंडर दिस कॉन्सेप्ट बताओ जी क्या होता था इस कॉन्सेप्ट में? एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होता था? चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में, हमें सारी रिकॉर्ड करनी है या सिर्फ कैश वाली? सारी। वी हैव टू रिकॉर्ड, वी हैव टू रिकॉर्ड all the transactions, we have to record all the transactions, either cash और क्रेडिट। चाहे ट्रांजैक्शन कैश की हो चाहे क्रेडिट की हो। दैट्स वाई वी रिकॉर्ड outstanding expenses also. That's why we record outstanding expenses also, even though they are not paid, even though they are not paid। इसका ये मतलब है कि चाहे आपने पैसे नहीं दिए फिर भी आप उसको रिकॉर्ड करते हो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने का मेरा सैलरी का खर्चा था 25,000, ठीक है। एक कैलकुलेशन बोलूंगा थोड़ी सी मुश्किल, आप देखना मेरे को बताना क्या निकलेगा। एक हमने किसी को सैलरी देनी थी 1 मंथ की, 25,000 पे सैलरी देनी थी, लेकिन मैंने उसको अभी तक दिए 20,500 रुपये। बताओ कितने आउटस्टैंडिंग रह गए? तो ये जो है मैंने पे कर दिया, ये जो है 4500 ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमें बुक्स में पता है कितनी सैलरी रिकॉर्ड करनी है? आप अपना कॉन्सेप्ट रीड करो और इन 3 फिगर्स में से बताओ मेरे को कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है? ऑल द ट्रांजैक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड, चाहे कैश में है चाहे नहीं है। या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को प्लस करके वो इसी के बराबर बनेगा। एट द एंड आपको 25,000 की ट्रांजैक्शन नोट करनी है, ना कि 20,000 की, ना कि 4500 की। बस 20,500 को आप लिखोगे कैश पे कर दिया, 4500 को लिखोगे कैश पे नहीं किया। नहीं पे करने को ही बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या होता था, मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था। इसका लॉजिक पता क्या है? लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, लोग पता क्या करते थे? समझ लो 5 लाख रुपए का सामान लेके आते थे, 9 लाख रुपए का वो वाला सामान बेच दिया, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, भारत में रह के, भारत क्या पूरे विश्व जगत में रह के प्रॉफिट कमाना मतलब पाप करने के समान है। सर प्रॉफिट कमाना पाप करना? जी हाँ, गवर्नमेंट की नजरों में। अब अगर कोई बंदा पापी निकला, क्या निकला, मतलब उसने पाप किया, तो उसको क्या मिलेगी? पापों की क्या मिलती है? सजा। तो सजा का मतलब है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देगी। पाप मतलब प्रॉफिट, पापों की सजा मतलब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। इस केस में बताओ, इस इंसान ने बेचारा सोच रहा था मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 9 लाख का या 4 लाख का प्रॉफिट। तो फिर 9 लाख क्या है? 9 लाख बेटा रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब सेल। यार सेल की है तो पहले माल खरीदा भी तो होगा ना। 5 लाख वाला माल कितने में बेचा? कितने का प्रॉफिट हुआ?
गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है वो बेटा 9 लाख के ऊपर नहीं लेती। आप कहते हो 5 लाख का तो मैंने खरीदा था, मेरे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लो, इसलिए उसका नाम पड़ गया इनकम टैक्स। जितनी आपने कमाई इनकम, उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को बोल दिया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कौन सी वैल्यू पे लगेगा बताना? 4 लाख। 4 लाख के ऊपर इंडिया में इनकम टैक्स का रेट मैं वैसे ही जनरली बोल देता हूँ 30% है। तो बताओ 4 लाख का 30% टैक्स, वही 12,000 नहीं, 1,20,000। अब सोचो, भविष्य ने बिजनेस शुरू किया मेरे से मोटिवेट होके, अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ के। भविष्य कहता भाई अब पढ़ेगा नहीं, +2 के बाद बिजनेस करेगा। तो समझ लो ये भविष्य का ही बिजनेस का वो है P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के डेबिट साइड भविष्य ने अपने आप ही शुरू कर दिया। डायरी उठाई, यहाँ पे डेबिट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। भविष्य को अभी तक ये भी डर लग रहा था बिजनेस में भी कहीं सर नंबर ना काट लें, इसलिए इसने ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया। डेबिट में लिखे 5 लाख के खर्चे, क्रेडिट में लिखे 9 लाख की इनकम। इसने कैलकुलेट किया 4 लाख का प्रॉफिट आ गया, 30% टैक्स, 1,20,000 तो मेरे से गवर्नमेंट ले जाएगी। सोच के देखो, आपके गले में 4 लाख रुपया पड़ाओ, 1,20,000 रुपया गवर्नमेंट ले जाएगी, आपको मौत नहीं आ जाएगी? मौत से भी कुछ ऊपर है वो आ जाएगी, नहीं तो आधी मौत तो आ ही जाएगी। भविष्य ने क्या चाल चली, भविष्य कहता मैं ना इधर एक काम करता हूँ, 5 लाख खर्चे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना मैं जान के 9 लाख दिखा तो देता हूँ, लेकिन 4 लाख प्रॉफिट ये भी दिखा दूंगा। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरे मैं ना कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूँ? कैश बेसिस का मेथड फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास ना सामान जो मैंने बेचा था ना 9 लाख का, मेरा ग्राहक ऐसा था, वो भी ट्यूशन से पढ़ के ही गया था, तरुण सरवली। उसको भी फंडा पता था, भविष्य को भी पता था। कहता जी, भविष्य कहता है गवर्नमेंट को कि उसने ना मेरे को जो 9 लाख रुपए ना, मैंने तो क्रेडिट पे सेल किया था, तो ये जो सेल है ना बेटा, ये क्रेडिट सेल है, तो उसने मेरे को पैसा दिया ही नहीं। अब जब उसने मेरे को पैसा दिया नहीं, मेरे गले में तो पैसा पड़ा ही नहीं है। अब मेरे गले में पैसा नहीं पड़ा तो मैं टैक्स भी नहीं भरूंगा। टैक्स तो भरूं ना अगर मेरा कस्टमर मेरे को पैसे दे गया हो। आज से कई साल पहले ऐसी कैश बेसिस वाला कॉन्सेप्ट चलता था। लोग ज्यादा सियाणे हैं, हमसे ज्यादा सियाणे कौन है? बनिए लोग। बनिए लोग लगा लो, कोई भी लगा लो, है ना। वो उन्होंने ऐसी चालाकी कर करके ना गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं भरते थे। क्यों नहीं भरते थे? कहते हम ना कैश बेसिस फॉलो करते हैं। दोनों मेथड होते हैं ना, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस होता है आपको सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। भविष्य ने कैश बेसिस को फॉलो किया और यहाँ पे देखो रिकॉर्ड ही नहीं किया, जीरो लिख दिया। गवर्नमेंट ने पूछा ऐसा क्यों? कहता मेरी ना क्रेडिट पे सेल हुई है। जब क्रेडिट पे सेल हुई है, पैसा तो आया नहीं, तो अभी तक तो मेरा 5 लाख का खर्च है, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट भी जीरो बना, इसलिए मेरा टैक्स भी क्या बना? जीरो। मैं नहीं भरता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट, भविष्य ने अपना तो टैक्स बचाया, साथ में मनन को कहता मनन इधर आओ, तू टैक्स भर रहा है? कहता हाँ। कहता तू तो पागल है, टैक्स भर रहा है। गवर्नमेंट को शो कर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, उधार पे सामान बेच रहा हूँ। मनन कहता यार एक बात है, अब मनन की कहानी सुनना। मनन कहता यार मैं 4 लाख रुपए तो कमा तो रहा हूं, भर तो प्रॉफिट में से रहा हूं ना टैक्स। कौन सा मैं अपनी जेब में से भर रहा हूं? मैंने 4 लाख का जो प्रॉफिट कमाया कस्टमर से, उसी में से भर रहा हूं ना। तो अगर मैं 9 लाख कस्टमर से पैसा ही नहीं लूंगा, तो मेरा तो 5 लाख रुपए वो भी डूब गया, 4 लाख वो भी। तो भविष्य पता क्या कहता? कहता यार तू समझा नहीं, बनियों वाला दिमाग चला। कस्टमर से अंडर द टेबल तो हम पैसे ले लेंगे 9 लाख। मानस को लगा कि हम कस्टमर से पैसे ही नहीं लेंगे, क्या बचाने के चक्कर में टैक्स। टैक्स लगता तो प्रॉफिट के ऊपर है ना, 4 लाख के ऊपर। अब आप एक चीज बताओ, अगर सामने वाले को आप 4 लाख ही माफ कर दो, फिर आप टैक्स बचा के क्या करोगे? आपके पास तो 4 लाख ही नहीं आया। तो मनन का ये क्वेश्चन था भविष्य से। भविष्य कहता भाई साहब रुक, तरुण सर ने दूसरा तरीका सिखाया था। आप अंडर द टेबल 9 लाख रुपए ले लेंगे बंदे से, लेकिन आप गवर्नमेंट के हिसाब से अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। गवर्नमेंट को कहेंगे हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो हम पैसा कैश में ले लेंगे। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट इन सभी के ऊपर नजर रख के बैठी थी, सब कुछ देख रही थी गवर्नमेंट। उन्होंने ऊपर ड्रोन कैमरे छोड़ दिए थे, वो क्या कहते हैं, ऊपर उन्होंने ना वो कैमरे वाले बाज छोड़ दिए थे। अच्छा ये बात है। माइक्रोफोन छोड़ दिए जगह जगह। गवर्नमेंट ने बोला हे मानव, भारत में रह के कैश बेसिस अलाउड ही नहीं है, जो करना है कर लो। फिर गवर्नमेंट ने एक फोटो खींची, अच्छा सा पोज बनाया ऐसा, फिर उसके बाद कर दिया ऐसे। कहते अब जो करना है कर लो। गवर्नमेंट ने ऐसा पोज बना के सारे जितने भी बिजनेसमैन थे इंडिया वालों को, उनको फॉरवर्ड कर दी वो फोटो। कहते इंडिया में कौन सा बेसिस चलेगा? एक्रूवल बेसिस। आपको कैश मिले चाहे ना मिले, आपको पैसा आए
चाहे ना आए, चाहे आप कैश दो चाहे ना दो, हमने सिर्फ ये देख लेना है। अगर आपने सामान बेच दिया, 9 लाख रुपए का सामान बेच दिया ना, अब कस्टमर से पैसा रिकवर करने की जिम्मेवारी किसकी? दुकानदार की। अब 4 लाख रुपए आप जैसे मर्जी लो, हमने 4 लाख के ऊपर टैक्स ले लेना है 30 लाख, 30% के हिसाब से 1,20,000। भविष्य कहता सर सच में नहीं मिले, भविष्य के तो आंसू आ गए, भविष्य को अगले कस्टमर ने सच में पैसा नहीं दिया, वो तो रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए। कहते जो मर्जी कर लो, घर से पैसा निकाल लो, बैंक से लोन लो, दूसरे को दो, जैसे मर्जी करो। गवर्नमेंट ने सेलर के ऊपर सिरदर्दी छोड़ दी, क्या कि चाहे आपको पैसा मिले चाहे ना मिले, जितना प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे अपनी जेब से भरो। जब जिम्मेवारी सेलर के ऊपर आ गई, अब सेलर क्या करता है? उधार पे सामान बेचेगा, लेकिन कहेगा यार 5-6 दिनों की उधार है मेरे को दे, नहीं तो गवर्नमेंट आ जाती है, नहीं तो मैं जेब से थोड़ी टैक्स भरूंगा। टैक्स भर तो प्रॉफिट में से ही रहे हो ना। चीज समझ में आई? इसलिए इंडिया ने कैश बेसिस को डिसअलाउ कर दिया। तो आपको कौन सा बेसिस अलाउ कर दिया? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें बोला गया ट्रांजैक्शन चाहे कैश की है चाहे नहीं है, आपको सारी रिकॉर्ड करनी है। फिर मानस कहता, अगली अगली क्वेरी सुनो ना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मानस कहता एक काम करते हैं ना, आप गवर्नमेंट को बताते ही नहीं 9 लाख का माल बेचे। अब तो गवर्नमेंट ने जीएसटी वाले बंदे छोड़े हुए पूरे इंडिया में, हर टाउन में डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले जगह जगह थोड़े थोड़े टाइम के बाद रेड मारते हैं। सर हमारी दुकान पे कभी रेड नहीं हुई। नॉर्मली छोटी दुकानों वालों को नहीं तंग करते, थोड़ी सी मीडियम लेवल की दुकानों के ऊपर कभी भी आ सकते हैं। भाई तुम बिल काट रहे हो कि नहीं, सामान बेच रहे हो तो। या फिर अब जैसे हमारा सामान है, ठीक है, हमारा जो सामान है ज्यादातर चंडीगढ़ या जीरकपुर जाता है, राजपुरा से। तो अगर हमारा सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक टाउन से दूसरे टाउन जाएगा ना, 3 व्हीलर पे, टेम्पू पे, हमारा जैसे लक्कड़ का काम है तो बड़े बड़े दरवाजे जाते हैं, तो हमें पहले ही ट्रांसपोर्टर वो होता है ऑटो वाला, टेम्पू वाला, उसको पहले ही बिल दे के जाना पड़ेगा कि अगर तेरे को रास्ते में किसी ने रोक लिया, जीएसटी वालों ने या सेल टैक्स वालों ने या गवर्नमेंट ने, अगर उसके पास बिल ना हुआ, मतलब आपने बिल नहीं काटा हुआ, तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपका माल जब्त कर लेंगे। तो ये सारी कहानी घूमती है। इतनी सारी कहानी बताने का एक मकसद था, आपको नॉलेज देना, लेकिन वो सिर्फ मेरा मकसद था 10%। 90% याद रखना एक्रूवल बेसिस। और गवर्नमेंट ने एक्रूवल बेसिस को क्यों फॉलो किया? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। बहुत सारे चैप्टर्स में इस वाले पॉइंट के ऊपर बड़े सारे लॉजिक आएंगे, कम से कम ना करते ना 4-5 टॉपिक हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने एक्रूवल बेसिस क्यों फॉलो किया, कैश बेसिस को क्यों अलाउ नहीं किया। क्योंकि हमारे कम से कम 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स निकालना पड़ता है। तो टैक्स किसके ऊपर निकलेगा? आपको समझ में आ गया? टैक्स निकलेगा सेल माइनस परचेज वैल्यू, जो प्रॉफिट है। देखो मैंने टैक्स अभी 9 लाख के ऊपर निकाला था या 4 लाख के ऊपर? 4 लाख मेरा प्रॉफिट था या सेल वैल्यू थी? तो याद रह जाएगा, ये कम से कम 4-5 चैप्टर में काम आएगा ये टॉपिक। चलो जी अगला कॉन्सेप्ट लिखो। पॉइंट नंबर 3, अब थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। कैश बेसिस। कैश बेसिस, कैश बेसिस क्या है? इट इज अपोजिट ऑफ it is opposite of accrual basis. That means record only cash transactions to find out the closing cash balance. Generally this method is not allowed in India. किसी किसी को अलाउ होता है वो मैं बता दूंगा। अभी के लिए ये मान के चलो जर्नली का सिंपल मतलब होता है बेटा 95% या 99%। 95 या 99% केसेस में इंडिया में ये अलाउड ही नहीं है कैश बेसिस मेथड। उसके बाद हम करेंगे फोर्थ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस इसका दूसरा नाम होता था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट।
ये हमारी थर्ड कसम होती है। चलो थर्ड कसम को भी हम नहीं लिखेंगे। इसमें क्या होता था, ऑल एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर के, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर के एस्टिमेटेड लॉस या एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। कह रहे हैं जी आप फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस या फिर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंट्स में, बट फ्यूचर प्रॉफिट्स, एक सेकंड लिख दिया, बट फ्यूचर प्रॉफिट अभी लिखना मत। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स कुछ भी लिख लो। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये देखो मेरी शक्तियों का कमाल, देखो लैपटॉप अपने आप चलने लग गया, हुआ नहीं था ना ये कल से, देखो अपने आप चल रहा है। ये मेरी मतलब आंखों की शक्ति है, देखो अपने आप चलता रहेगा। बस कर भाई थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और चल ले, हाँ अब लाइन पे आ जा, आ जा भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये तो बिल्कुल लाइव इंसल्ट हो रही है भाई साहब। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ हो जा भाई स्टॉप रिकॉर्डिंग भाई। चलिए जी अगला कॉन्सेप्ट लिखो। चल जाओ प्रभु जी, हाँ आ गए। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, these are recorded in debit side of P&L account as an expense, as an expense even though they are not actually incurred। इस वाले पॉइंट को पढ़ के देखो आपको समझ में आया। डेबिट साइड, पी एंड एल के डेबिट साइड आप दिखा सकते हो, पी एंड एल के डेबिट साइड में सारे आते हैं खर्चे, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस, चाहे ये खर्चे हुए नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है फ्यूचर में इतना पैसा आपका डूब सकता है या फ्यूचर में आपको इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। यार फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, आज तो पे किया नहीं, फिर भी आप इसको लिख सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से। इससे होगा क्या, अगर आपने ये लिख दिए खर्चे, इम्पैक्ट सोचो प्रॉफिट के ऊपर। क्लास +2 में ना कई चैप्टर्स ऐसे आएंगे जहां पे मैं ना ये वाला घिसा पिटा डायलॉग आपको बार बार बोलूंगा कि आपको किसी चीज के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना है, प्रॉफिट के ऊपर। सोच के देखो, अगर मैंने एज ए खर्चा, एज एन एक्सपेंस मैंने ये चीजें दिखा दी टैक्स का, या ये एज ए खर्चा दिखा दिया, प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट सोचो, उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। आपने खर्चा शो किया है, आपने एक खर्चा दिखाया, खर्चे दिखाने से क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट मतलब पाप, तो पापों की सजा भी कम होगी, इनकम टैक्स भी कम होएगा। तो ये वाला पॉइंट किसके फेवर में उतरा, बिजनेस ओनर के फेवर में उतरा या गवर्नमेंट के फेवर में? ओनर के फेवर में, ठीक है लिख लो। इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ, इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ बिजनेस। बाकी वो लाइन लिखनी है तो लिख देना, बिकॉज इससे टैक्स कम आएगा। क्यों टैक्स कम आएगा? क्योंकि आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए, खर्चे ज्यादा दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम आएगा। इसके अलावा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया, बस हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद लिखो अगला पॉइंट,
कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 4 कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। इसके बाद लिखो आप पांचवा कॉन्सेप्ट लिखो, ये बेसिक्स ही चल रहे हैं। पांचवा बेसिक लिखो, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस का चैप्टर काम में आएगा? जी नहीं, लेकिन ट्रायल बैलेंस के जो रूल है हर चैप्टर में काम आएंगे। ट्रायल बैलेंस के रूल्स, कहने का मतलब ये है, इसका अगर आपने दूसरा नाम लिखना है, दूसरा नाम ये है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आएंगे, लिखो जी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्लास +1 की यादें ताजा करते हुए डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता था, याद है? ट्रायल बैलेंस के रूल्स लिखवाता था मैं आपको बार बार। ऑल एसेट्स, वेरी गुड, ऑल एसेट्स। इधर क्या आती थी? ऑल, कोई भी लाइबिलिटीज का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड, कोई भी एसेट का बैलेंस है वो डेबिट साइड। अच्छा, सेकंड बताओ। बिल्कुल ठीक है जी, ऑल एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस, यहाँ पे इनकम्स, प्रॉफिट्स या गेन्स, जो भी लगा लो, ठीक है। क्रेडिट साइड ही आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता था? इनपुट जीएसटी, ठीक है। जीएसटी को छोड़ दो, ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। कोई भी ड्रॉइंग हुई, ड्रॉइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग का अपोजिट कैपिटल, तो कोई कैपिटल हुई तो उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा। और क्या होता था? इनपुट। मैं देख रहा हूं कि इनपुट वाला जीएसटी, इनपुट जीएसटी ना किसी चैप्टर में आ ही नहीं रहा होता। इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर उधर, किधर भी नहीं आ रहा होता। तो इनपुट जीएसटी को यार छोड़ दो, चलो लिख लो यार, एक ही बार लिख लो। अगर इनपुट जीएसटी होगा तो इधर, इनपुट जीएसटी मेरी एसेट होती है। आउटपुट जीएसटी होगा तो इधर आ जाएगा, आउटपुट जीएसटी। पांचवे में याद है क्या होता था? मानस याद है पांचवे में क्या होता था? हाँ भव्या, डेबिट, हाँ डेबिट साइड में कुछ नहीं होता था। यहाँ पे सारे रिजर्व्स, एक वर्ड और भी होता था, प्रोविजंस। रिजर्व्स, प्रोविजंस। रिजर्व्स का मतलब अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना, रिजर्व्स का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स। रिटेन्ड अर्निंग हो गया, कोई भी प्रॉफिट लगा लो, एक साल में जो हमने प्रॉफिट कमाया। तो एक तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मेरे समझाने का मकसद रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं था, मेरे समझाने का मकसद था डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। जल्दी से पहले इसको याद करो। डेबिट साइड में क्या क्या आएंगे? ऑल एसेट्स। क्रेडिट साइड में ऑल इनकम। इधर खर्चे, वहां पे इनकम्स आ जाएंगे। यहाँ पे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग का अपोजिट कैपिटल। इनपुट जीएसटी वो होता है जो हम परचेज करते टाइम टैक्स पे करते हैं। इनपुट मतलब सामान आना, सामान आना मतलब परचेज, तो परचेज के टाइम पे जो भी टैक्स भरते हो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। सेल के टाइम पे जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। किसी को समझ आ जाएगा ये वाला पॉइंट तो ठीक है, वरना टेंशन नहीं लेनी, +2 में कोई काम का नहीं है। ये तो मैंने +1 के हिसाब से लिखवा दिया, सिर्फ 4th पॉइंट काम का नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स काम के हैं। इसमें जीएसटी नहीं है क्लास +2 में, किसी एक आधा पॉइंट में आ गया, किसी चैप्टर में आ गया, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सर हमें तो जीएसटी चैप्टर आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो ये लेकिन आने चाहिए। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सर गोल्डन रूल्स काम आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हमें स्कूल की तरह कोई लापरवाही, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जो पूरे क्लास +2 में आने वाले एक साल में जो जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर हम 3 दिन में उसको खत्म कर लें तो कोई घाटे का सौदा थोड़ी ना है, क्योंकि मेरे को पता है हर चैप्टर में इनके पॉइंट्स काम में आएंगे। तो वहां पे थोड़ी है मैं बार बार बताता रहूंगा भाई ये रूल याद करो, वो रूल याद करो। जितने भी +1 के बेसिक्स हैं हमारे 3 दिन में, 2 दिन में पहले ही सारे खत्म हो जाएंगे। तो उसको हमने एक बार रिवाइज करने, जिस चैप्टर में आ गया तो ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते थे? सबसे पहला कौन सा होता था? पर्सनल रूल। पर्सनल रूल रिलेटेड विद, यस, रिलेटेड विद पर्सन्स। और इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके है जी, बस इतना ही लिखना है हमने, और कुछ ज्यादा नहीं लिखना। सेकंड मेरे को बताओ, सेकंड कौन सा रूल होता था? रियल रूल। रियल रूल रिलेटेड विद एसेट्स। कमाल है, आपको याद है।
रिलेटेड विद एसेट्स। कोई एसेट्स की एग्जांपल बता दो ऐसे ही एक दो। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, है ना, ये सब चीजें। इसका फॉर्मूला बता दो, बनाओ डिब्बा बनाओ। डेबिट, अरे यार मैंने तो इस बार इसकी शायरियां भी बनाई थी यार। डेबिट व्हाट कम्स इन, अब मैं भूल भी गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस बार मैंने इसकी शायरियां बनाई थी, याद करूं क्या शायरी थी इसकी। कोई बनाना यार, किसी को शायरी बनानी आती है? आउट के हिसाब से बनाओ। मैं ही बनाऊं? सारा काम मेरे से ही करवाओगे? चलो पहले मैं पर्सनल रूल की बताता हूँ याद करने के लिए। मेरे को पर्सनल रूल की याद आ गई है, लेकिन है बहुत वाहियात, वाह वाह कर देना बस, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री, यार फिर से भूल गया। हाँ, शायरी के एक्सपर्ट तरुण सर, ओए होए, लेकिन हाँ कैमरे के सामने ही भूल रहे हैं। इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ माउंटेन एंड रिवर। बोलो बोलो साथ साथ, इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ माउंटेन एंड रिवर। पर्सनल रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह करो। अब ऐसे ही आप लोग बनाओ अब रियल रूल की। निकलता है कैमरा, निकालते हैं पाउट। खोलते हैं, बनाते हैं पाउट। हाँ, निकलता है कैमरा, बनाते हैं पाउट। रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वाह वाह, अरे वाह वाह करो यार। तुम वाह वाह नहीं करोगे, बोलेंगे मेरे को वीडियो वाले सर खुद ही कर रहे हैं। तीसरे का आप लोग बनाओगे अब कहानी, ये शायरी। तीसरा रूल कौन सा होता था? नॉमिनल रूल। ये किसके साथ रिलेटेड होता था? रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड गेन्स। ठीक है जी, एक्सपेंसेस लॉसेस को मैंने एक्सपेंसेस लिख दिया, एंड गेन्स मतलब प्रॉफिट्स। तो इसका फॉर्मूला होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बना भाई मानस, गेन के हिसाब से बना, नहीं तो फिर मेरे को बनानी पड़ेगी कोई। लाइव रिकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग का कहावत हो रही है शायरी। कोई गेन के हिसाब से बनाओ यार, रमन बनाओ। क्रेन, कोई और बनाना। एक्सपेंस इनकम का बनाना ना, वो लास्ट वो गेन का बनेगा ना। ब्रेन का, पढ़ना है अकाउंट्स चाहिए ब्रेन। करो बाबा करो यार, पढ़ना है अकाउंट्स, आगे क्या बोला था मैंने? चाहिए ब्रेन। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। ओए होए होए, देखा ताजी फैक्ट्री में ब्रेन। हाँ तो ब्रेन के बाद गेन, ओ ब्रेन्स गेन, ठीक है जी। हाँ कोई बात नहीं, कल मैं ना सारी लिख के आऊंगा, कॉपी पे लिख के रखूंगा, फिर देखियो है कि कहाँ से। कल 15-20 लिख के आऊंगा, सही बात है। अगला कॉन्सेप्ट लिखो जी। और क्या रह गया? ये हो गए हमारे। पर्सनल रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रूल की शायरी क्या थी अब बताओ, किसी को याद है? हाँ, इंडिया इज ए कंट्री फुल ऑफ माउंटेन एंड रिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यही शानदार थी ना। अच्छा, सेकंड कौन सा? रियल रूल। रियल रूल की क्या थी? क्या बात है, आजा आजा कैमरे के सामने, इधर इधर इधर। एक कहानी बच्चों की तरफ से आई है, क्या था? बोल एक बार, मैं बोलता हूँ। बॉलर डालता है बॉल, बैट्समैन होता है आउट। रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तालियां, शाबाश। और बनाओ, आखिरी है गेन वाली। पढ़ना है अकाउंट्स चाहिए ब्रेन। अगला कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं जी। और हमें +1 का क्या काम में आएगा? ये पॉइंट नंबर कौन सा था? रूल्स 6। अब लिखो जी 7th। लिखो जी, कैश बुक या कैश अकाउंट। ये आपको कम से कम
5-6 चैप्टर्स में बेटा काम आएगा कैश बुक या कैश अकाउंट। क्लास +1 में होता था कैश बुक का चैप्टर, कौन कौन से होते थे? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। हमें सिर्फ सिंगल कॉलम का फॉर्मेट ही चाहिए, कैश अकाउंट या कैश बुक, कुछ मर्जी बोल लो इसको, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बस ये आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड पे याद है रिसीट्स आती थी, पैसा मिलना, और यहाँ पे पेमेंट्स आती थी, ये रुपीस, ये रुपीस, ये डेट, ऊपर डॉक्टर, इधर क्रॉक्टर। रिसीव्ड साइड पे पैसा आना, ठीक है जी, यहां पे लिखते होते थे पैसा मिलना या पैसा बिजनेस में आना। अगर कोई भी पैसा आ रहा है तो इस तरफ, यहां पे आएगा पैसा जाना, पैसा जाना। कोई एक एक दो दो एग्जांपल बता दो बस। इस तरफ आएगा टू सेल्स, अगर सेल किया तो पैसा आएगा। और क्या आ सकता है? हाँ जी, बंदे का नाम, ठीक है। कुछ और? इंटरेस्ट रिसीव लिख देते हैं, कुछ भी तरह का पैसा अगर आएगा यार, बस टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, बाई वाली तरफ तो बहुत सारे खर्चे होते थे। P&L का जो डेबिट साइड नहीं होता था वो भरा होता था, P&L का डेबिट साइड, इतने सारे खर्चे। हाँ, सैलरी वेजेस वाले। सबसे पहले बाई परचेजेस लिख दें, सामान खरीदा पैसा जा रहा है, या फिर और भव्य क्या बोला था? बाई सैलरी, वेजेस, बाय रेंट, ये लो जी, बस समझ गए। ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काम आएगा। लेकिन एक जो चैप्टर्स में एग्जैक्ट फिगर आएगी वही वाली लिखवाऊं। अब मैं आपको क्वेश्चन पुट करता हूं, आप लोग बताओ कि वो डेबिट साइड आएगी, रिसीप्ट वाली साइड, या क्रेडिट वाली साइड आएगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस बाय द ओनर। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस किया पैसा, पर ओनर तो पैसे दे रहे हो, तो पेमेंट हुई, वो तो बिजनेस में लगा रहा है। हाँ, तो फिर पैसा तो जा रहा है ना यार, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ओनर चाहे जूस पिए, पिज्जा खाए, कुछ मर्जी करे, ठीक है। हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? पैसा कौन लगा रहा है? आ कहां पे रहा है? बिजनेस में। तो किस तरफ लिखूं, रिसीप्ट में या पेमेंट में? टू कैपिटल। बेटा ये वाला पॉइंट है जो आपके 4-5 चैप्टर्स में काम आएगा। ऐसे ही ड्राइंग्स का बताओ। ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसा विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। तो बिजनेस में से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। किस तरफ आना चाहिए? पेमेंट वाली साइड। तो लिखो बाय ड्राइंग्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहां का टोटल था 1000, क्रेडिट साइड का टोटल था 800, तो इधर क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसका सभी का टोटल था, पैसा आया 1000 पे, पैसा गया 800 रुपए, दोनों। इधर ब्रोट डाउन आएगा नीचे, ऊपर सबसे ऊपर कैरी डाउन होता है। नहीं यार, तू ठीक तो बोल रहा है, यहाँ पे कैरी डाउन आएगा। हम ये सीडी बीडी में भूल जाते हैं ना यार। कोई कोई चैप्टर वाले इसको बेटा कैश अकाउंट बोलेंगे, किसी किसी चैप्टर वाले कैश बुक बोलेंगे, ठीक है। आपने लिखना है तो इसके साथ में लिख दो 5-6 चैप्टर्स, +2 के 5-6 चैप्टर्स में ये कैश बुक आएगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कैश बुक, शेयर कैपिटल, टोटल 5 या 6 चैप्टर्स में काम आएगी। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट पता लग गया। कहीं से भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिख देना, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देना। और हमें क्या काम में आएगा? और हमें काम में आएगा पॉइंट नंबर 6-7 हो गई। बस एक लास्ट, फिर छोड़ रहा हूं। बस P&L अकाउंट का फॉर्मेट, P&L अकाउंट का फॉर्मेट। एडी ने बोला तो एडी की तो माननी पड़ेगी ना यार। P&L अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट साइड पे आते थे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारे आते थे इनकम्स, ठीक है। जर्नली आप मेरे को बता दो, ऊपर क्या आता था? ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ठीक है। ऊपर आ जाता था टू ओपनिंग स्टॉक, या इधर आ जाता था टू परचेजेस। इधर क्या आता था? बाय 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 सेल्स। और क्या आता था? बाय सेल्स रिटर्न को गोली मार दो, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं एक फिगर्स भी लिख लेता हूँ। सेल हुई है 3000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 1800 का, ओपनिंग स्टॉक था 1200 का, परचेज थी 2000 की। टोटल कमाई मेरी कितनी हुई? 4800 की। तो दोनों साइड लिख दो 4800। तो बाकी मेरा क्या बच जाएगा? इधर क्या बचता था, याद है किसी को? गलत, ऊपर ग्रोस प्रॉफिट नहीं बचता था। ग्रोस प्रॉफिट देखियो कितना एडी,
ना, फिर ये ग्रोस प्रॉफिट को इधर ले आते थे हम। नीचे और क्या क्या आता था, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, जो भी बच गया आपका, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कोई और खर्चा बोलना, रेंट, कमीशन, या फिर बैड डेट्स लगा लो। ठीक है जी, सभी को लिख लो आप लोग, 300, 300, 200, 100। बाकी नेट प्रॉफिट बता दो क्या आ गया। पक्की बात है, झूठ ना बोलियो अब, माता रानी की कसम। 3 3 6 6 2 8, 900 आ रहा है टोटल, तू कह रहा है 700 यार। अच्छा फिर ठीक है, प्रॉफिट आ गया 700 रुपये। बाकी करेंगे कल। कल आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आधा घंटे के कल बेसिक्स रह गए हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा।